राजेश जी, क्या देश को एक बेहतर अर्थशास्त्री की जरूरत है, या अगले 3 वर्ष हम भारत को बांग्लादेश से और पिछड़ते हुए देखेंगे अगर इसी तरह से हम चलते रहे, मैनेज करते रहे, चीजों को संभालते रहे? गौतम जी, देखिए अभी जो चर्चा चल रही है इसमें सभी तरह के विचार आए हैं। सुनील जी ने काफ़ी बातें कही और उनकी कुछ बातों से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। सुभाष जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रेज की, साइज। अब मैं साइज की अगर बात करूँ तो आपको जान के हैरानी होगी कि भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स, ये तीनों टाइनी कंट्रीज हैं और इन तीनों की पर कैपिटा जीडीपी हमसे ज़्यादा है। आज हम अपने आप को बांग्लादेश से जो कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या हम उन तीन कंट्री से भी कंपेयर करना शुरू कर दें? पहला सवाल। मेरे 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 हिसाब से इस तरह के कंपैरिजंस का कोई फायदा नहीं होता। इस तरह के कंपैरिजन से हम कहीं किसी हकीकत पर नहीं पहुंच सकते। अब आप बांग्लादेश की अगर बात करें, उनकी अर्थव्यवस्था के 3-4 मेजर पिलर्स हैं। एक पिलर है उनका रेडीमेड गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, जहाँ पे मेजर एक्सपोर्ट करते हैं। आज की रेट में बांग्लादेश से जितने एक्सपोर्ट होते हैं उसमें इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है यूरोप में और यूएसए में। तो दैट इज द फंडामेंटल रीजन जिसकी वजह से वहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं रेडीमेड गारमेंट के। 2024 में बांग्लादेश का जो एलडीसी का स्टेटस है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री स्टेटस, वो स्टेटस खत्म हो जाएगा। जब वो स्टेटस खत्म हो जाएगा तो ये यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज वहाँ से गारमेंट्स कितना एक्सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे हमें देखना है। सडनली उनकी इकोनॉमी में गिरावट आने की संभावना है। ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि दुनिया में कौन सी चीज़ किस लिए हो रही है। दूसरी उनकी इकोनॉमी का पिलर है ओवरसीज रेमिटेंसेस। उनके यहाँ के जो रेमिटेंसेस हैं, अभी मेरे से पहले एक वक्ता ने कहा $18 बिलियन है। तो अगर कंट्री के साइज के हिसाब से देखें तो $18 बिलियन की इनवर्ड रेमिटेंस इज ए ह्यूज रेमिटेंस, काफ़ी बड़ा रेमिटेंस है। सेकेंड पिलर। थर्ड पिलर एग्रीकल्चरल ग्रोथ। और फोर्थ पिलर जिसके बारे में बात कही गई, इंक्लूसिव ग्रोथ, माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस के जन्मदाता मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में है। अब अगर आप बांग्लादेश को, जैसे अगर आइलैंड्स ऑफ सक्सेस की बात करें, ऐसा नहीं कि इंडिया में सक्सेसफुल स्टेट्स नहीं है या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स नहीं है या सक्सेसफुल टेरिटरीज नहीं है। इतने बड़े कंट्री में कुछ एरियाज डेवलप्ड होंगे, कुछ कम डेवलप्ड होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होंगे। दिल्ली बॉम्बे को अगर आप कंपेयर करना शुरू करें मिजोरम नागालैंड से या लेह लद्दाख से, कभी कंपेरिजन नहीं होगा। वो एक इनकरेक्ट कंपेरिजन है, होना ही नहीं चाहिए वो कंपेरिजन। तो अच्छा, अब माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं। ऐसा नहीं इंडिया में माइक्रो फाइनेंस नहीं किया गया, इंडिया में भी माइक्रो फाइनेंस है, अपने आप स्टार्ट हुआ। उसके बाद उसके रेगुलेशन बने। सुभाष जी बैठे हैं, फाइनेंस इंडस्ट्री के, फाइनेंशियल वर्ल्ड के विजार्ड हैं। तो बहुत कुछ कंट्री में हुआ माइक्रो फाइनेंस के केस में भी, अप्स एंड डाउन्स भी आए। एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि अब आप थोड़ा सा इसको इस नज़रिए से देखें कि एज ए बिग ब्रदर इंडिया बांग्लादेश के लिए क्या करता है। पिछले 8 साल में इंडिया ने $8 बिलियन की लाइंस बांग्लादेश को दी है, रोड्स, एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। 68 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया फंड कर रहा है बांग्लादेश में, जिनका कनेक्शन है एकेडमिक बिल्डिंग से, डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, कल्चरल सेंटर्स, स्टूडेंट हॉस्टल्स। तो ये सब काम हम बांग्लादेश में कर रहे हैं एज ए बिग ब्रदर। वी आर प्रोवाइडिंग देम सपोर्ट। देयर आर सेक्टर्स, जैसे मैं बात करूँ डिफेंस की, हम बहुत आगे हैं। टेक्नोलॉजी, स्पेस, वैक्सीन प्रोग्राम, इंडिया ने आज वैक्सीन डेवलप किया है अपना। बिल्कुल राजेश जी, हम बांग्लादेश से बहुत आगे थे, आगे हैं, और उम्मीद है कि हम आगे रहेंगे भी। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि भाई जो छोटे देश हैं उनसे भी क्या हम अपना कंपैरिजन करने लग जाएं क्या? नहीं, हम जो देश जिनकी आपने जीडीपी की बात करी हमसे ज़्यादा है, हम उनसे इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पहले से थे। लेकिन जो देश हमसे पिछड़ा हुआ चल रहा था, जिस देश को हम बिल्कुल ही गरीब मानते थे, मतलब जो लोग बांग्लादेश के बारे में नहीं जानते, मतलब उसको एक ये दृष्टि से देखते हैं, आज उस देश की यदि पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो गई है, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ज्यादा है, या और बहुत सारी चीजों में वो हमसे बेहतर है, तो हमें, जिस तरह से पहले भी पैनलिस्ट ने कहा, कि हमें सीखने की जरूरत तो है ना, कि आखिर उसने ऐसा क्या कर लिया कि वो आगे बढ़ गया और हम पीछे रह गए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौतम जी आप। जहाँ पे हमें सीखने की जरूरत है हमें जरूर सीखना चाहिए। मैंने जैसे बताया कि इंक्लूसिव ग्रोथ का जो उनका मॉडल है बिल्कुल सीखने लायक है। दुनिया ने सीखा माइक्रो फाइनेंस का, ग्रामीण बैंक का मॉडल, ये बिल्कुल सीखने वाला मॉडल है। बांग्लादेश की जो सक्सेस स्टोरीज हैं उसमें डेफिनेटली इतने स्टार्स हैं
जिनको हम कॉपी कर सकते हैं, जिनको हमें देखना और समझने की जरूरत है। राजेश जी, एक मैंने सवाल किया था, वो उसका वो रह गया, क्या हमारे देश को वाकई में कोई बेहतर और अर्थशास्त्री चाहिए, या जो अभी हैं लोग वही चलाएंगे और अच्छा चलाएंगे आगे? देखिए, बड़ा मतलब डिफिकल्ट सवाल है, मैं थोड़ा आसान करके इसको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सरकारों का एक विजन होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, बट एंड ऑफ द डे जो सेक्रेटरीज हैं, आरबीआई गवर्नर्स हैं, उनका एक मेजर इंटेलेक्चुअल इनपुट होता है। मीडिया है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारी पैनल में इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं। तो एक फाइनेंस मिनिस्टर के आने या जाने से मैं नहीं सोचता कि कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है इन चीज़ों में। आप मनमोहन सिंह जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। उन्होंने जो एक रिफॉर्म का प्रोसेस शुरू किया, नरसिम्हा राव जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, वो आने वाली गवर्नमेंट्स ने भी फॉलो किया। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि ये कोई एक आदमी का काम है या एक सरकार का काम है। इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। उसमें पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी काम करती है। उस मशीनरी के अभिन्न अंग हैं, सेक्रेटरीज, फाइनेंस सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई गवर्नर। सो अगर उसको एक पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें एक डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएंगी। और हमने देखा हमारे अपने कंट्री में हुआ, 91 ऑनवर्ड जब हमने रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया, वो रुका नहीं, गवर्नमेंट्स आती रही जाती रही, प्रोसेस चलता रहा। तो अगर वो व्यवस्था बन जाए, वो मैं देखना चाहूँगा, और वो उस तरह की चीज़ होनी चाहिए। उस तरह की चीज होनी चाहिए, रिफॉर्म होना